नमस्कार दोस्तों। फिर से एक बार मैं आ गया हूँ आपके सामने ये बताने के लिए, ये आपके साथ नॉलेज शेयर करने के लिए कि अब इस वक्त मार्केट में क्या करना चाहिए, क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ वॉर की वजह से पूरी दुनिया के बाजारों में तहलका मचा हुआ है। यूएस मार्केट में जबरदस्त गिरावट है, भारतीय बाजार भी उसके चपेट में आए हैं और दुनिया भर के बाजारों में तहलका मचा हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि 31 मार्च 2025 तक आप थोड़ा मार्केट से बचिएगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अपने को रोकिएगा थोड़ा, और उम्मीद करता हूं कि आपने शायद इस बात को समझा होगा और परिणाम आपके सामने है। क्योंकि ये अंदाजा था मुझे कि बहुत सारे इवेंट लाइंड अप, हमने हर वीडियो में कहा था कि बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं और उसमें एक बड़ा इवेंट ट्रम्प के इनॉग्रेशन के बाद टैरिफ का था। और आप देखिए, मतलब 2 अप्रैल से जो तबाही मची हुई है दुनिया भर के बाजारों में, अब उसमें हमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं इसका क्रेडिट लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको अलर्ट कर रहा था कि अभी थोड़ा इंतज़ार करिए। क्योंकि पिछले 6 महीनों में मार्केट कहीं गया नहीं है, नीचे ही गया है। तो अगर आपने निवेश किया होगा तो आपका पैसा बनना तो दूर, नुकसान ज़रूर हो गया होगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था 31 मार्च 2025 तक आपको कोई निवेश नहीं करना, ट्रेडिंग की बात अलग है। अब क्या करना है? आप ये कोई लोग, कई लोग मुझसे ट्विटर पे पूछ चुके हैं कि भाई अब क्या करना है? 31 मार्च तो बीत गया है, अब तो 2-4 दिन हो भी गए हैं। तो आज ये वीडियो उसी के लिए है कि अब आपको क्या करना है। इस पर पूरी बातचीत होगी, इत्मीनान से बताऊंगा मैं आपको क्या करना है। अमेरिका ने जो, ट्रम्प ने जो टैरिफ वॉर शुरू किया है, इसका क्या असर होने वाला है, इसको हम बताएंगे। इसका भारत पे क्या असर होगा, इस पे बातचीत करेंगे। और इसका नेक्स्ट फेज क्या हो सकता है, सेकंड फेज में क्या होने वाला है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। एक बात मैं बार बार ये कह रहा हूं कि प्लीज इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, ये बहुत सीरियस है और इसको किसी भी तरीके से अगर आप हल्के में लेंगे तो नुकसान हो जाएगा आपका, और किसी भी कंट्री को भी इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं, उन्हीं के जरिए हम बातचीत शुरू करेंगे और विस्तार से आपको बताते हैं कि जो ट्रम्प का टैरिफ वॉर है, इसके इम्पैक्ट क्या है, क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रम्प का टैरिफ वॉर और इसके प्रभाव। तो इसका देखिए, बहुत पहला पॉइंटर जो मैंने लिखा है बेसिक, बिल्कुल, कि कोई भी देश ऐसा नहीं होगा दुनिया का जिस पर इसका असर ना हो, क्योंकि ट्रम्प ने भेदभाव नहीं किया है, सबके ऊपर लगा दिया उन्होंने। तो हर देश किसी न किसी से लेता है, किसी न किसी से उसका व्यापारिक संबंध होता है। मान लीजिए कोई बहुत छोटे से देश का आप नाम लेते हैं कि साहब उस पर क्या असर पड़ेगा, तो उसका चीन से होगा, चीन का टैरिफ बढ़ रहा है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। पूरी दुनिया के हर देश पे इसका प्रभाव पड़ेगा, भारत पे पड़ेगा, अमेरिका पे पड़ेगा, चीन पे पड़ेगा, खाड़ी देशों में पड़ेगा। हर तरह के जगहों पे इसका इम्पैक्ट आएगा और भारत इससे अछूता नहीं रहेगा। भारत पे भी काफी अच्छा खासा असर आएगा, क्योंकि 27% का टैरिफ भारत के ऊपर भी लगाया गया है, तो भारत के अलग अलग सेक्टर्स पे बहुत सारी चीजों पे असर पड़ेगा। एक बात मैं यहाँ बहुत जोर दे के कहना चाहता हूं कि जो मैंने लिखा है कि नो वन नोज द एक्चुअल इम्पैक्ट। देखिए, तरह तरह की स्टोरीज आप चैनलों पे देख रहे होंगे, यूट्यूबर्स की, मतलब सब अपने साथी लोग हैं। लेकिन प्रोडिक्शन से बचना चाहिए कि इस सेक्टर में सिर्फ इतना असर होगा, अब 26% लग गया है, खबर डाइजेस्ट हो गई है, बाजार को सब कुछ पता है। पता तो भैया बहुत दिन से था, 6 महीने से पता था कि टैरिफ वॉर होने वाला है। क्या किया आपने? तो ऐसे फालतू के नैरेटिव्स में मत फंसिएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत सीरियस है। जब मैं ये कह रहा हूं कि किसी को एक्चुअल इम्पैक्ट नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, मैं अपने को भी शामिल कर रहा हूं इसमें। वो क्यों कह रहा हूं, मैं समझिए इसको आप। मैं ये पूरा वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मुझे सब कुछ पता, मैं आपको बता दूंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो टैरिफ लगे हैं उसका एक पर्टिकुलर एक्स वाई जेड कंपनी पर एग्जैक्टली क्या इंपैक्ट होगा, नोबडी से, कोई किसी को नहीं मालूम है। क्योंकि वो कौन से प्रोडक्ट खरीदते हैं, कौन से एक्सपोर्ट करते हैं, उसका मार्जिन पे क्या असर आएगा, बुक्स पे क्या असर आएगा, सप्लाई चेन पे क्या असर होगा, डिमांड पे क्या असर होगा। मैं तो ये भी कह सकता हूँ शायद कंपनियों को खुद भी नहीं पता अभी। सब हवा में तीर चला रहे, काइट फ्लाइंग हो रही है कि इसको इनको इतना असर पड़ेगा, उसको उनको इतना असर पड़ेगा।
नहीं भाई साहब, असर पड़ेगा ये सबको मालूम है, कितना पड़ेगा, किस सेगमेंट पे पड़ेगा, किस रूप में पड़ेगा, इसको सर्टेनिटी के साथ कोई अगर कह रहा है तो फिर वो निरर्थक बातें कर रहा है। इसलिए मैंने ये पॉइंट इसमें लिखा है कि नो वन नोज द एक्चुअल इंपैक्ट, किस कंपनी पे, किस सेक्टर पे क्या असर होगा, किसी को नहीं मालूम। तो ये जो बेकार के नैरेटिव्स चलते रहते हैं ना कि ये पड़ेगा, वो पड़ेगा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, नहीं। कैसे समझेंगे इसको, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तीसरा पॉइंट हमने लिखा है कि ये अलग अलग कंपनीज के बैलेंस शीट पे इसका जो असर दिखेगा, क्या असर हो सकता है, कितना इंपैक्ट पड़ेगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैंने इसीलिए लिखा है कि द बैलेंस शीट इंपैक्ट विल बी रिवील्ड लेटर, क्योंकि अभी अभी तो लगा है, अब सब लोग कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, गणनाएं कर रहे होंगे, रिजल्ट्स पे दिखेंगे, तो वो आपको थोड़ा लेटर ऑन पता लगेगा, अभी एकदम से नहीं पता चलेगा। पांचवा पॉइंट मेरा है कि चाइना हैज लेविड 35% रेसिप्रोकल टैरिफ अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। अब जो वॉर शुरू हुआ है तो उसमें चीन ने क्या किया, 34% अमेरिका के ऊपर ठोक दिया, लड़ाई शुरू हो गई। ये वॉर है बॉस, ध्यान रखिएगा। इस बार का वीपन जो है वो टैरिफ है। इस बार हथियारों से लड़ाई नहीं ली जा रही, बम गोले नहीं दगाए जा रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर ड्यूटी बढ़ा के, टैरिफ लगा के ये वॉर शुरू हो गया। चीन ने इसका एक रिटेलिएशन भी कर दिया, इसका जवाब भी दे दिया है। लेकिन अभी बहुत सारे देशों ने इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया है या सोच विचार चल रहा है कि वो क्या करेंगे। भारत का ही देख लीजिए, अभी भारत की पूरी रुख तय नहीं है। दूसरे जो अलग बड़े बड़े देश हैं उनका नहीं पता, रशिया क्या करेगा, कनाडा क्या करेगा, या जापान क्या करेगा, साउथ कोरिया क्या करेगा, सऊदी अरब क्या करेगा, किसी को मालूम है क्या। तो इसीलिए मैंने लिखा है जो पांचवा छठवां पॉइंट कि एक देश ने अभी रेसिप्रोकल किया है, बाकी सारे देश कैसे रिएक्ट करेंगे इस सिचुएशन को लेकर के अभी नहीं पता है। तो इसलिए थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा कि कंपनियों के ऊपर इंडिविजुअली क्या इंपैक्ट आने वाला है, अलग अलग देश इसको कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, क्या कोई मांडवाली होगी, कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला आ सकता है क्या, क्या कोई रिटेलिएशन ही देखने को मिलेगा, अभी पता नहीं है। तो इसलिए इस नैरेटिव से भी बचिएगा, क्योंकि अभी सारे देशों के लिए एक जैसे ना कि बम फोड़ दिया, अब उस लोग डाइजेस्ट कर रहे हैं कि इससे निपटा कैसे जाए, काउंटर अटैक किया जाए या बातचीत की जाए या पूरा झेल लिया जाए, किसी को नहीं पता। तो इम्पैक्ट इसलिए मैं कह रहा हूं कि एकदम से आज असर्टेन नहीं हो सकता ये कि किसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ पॉइंट वही बताते हैं। जो सेकंड पॉइंट हमने लिखा ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल इंपैक्ट, एक्चुअली कि भैया हमारे एक्सपोर्ट पे इतना असर पड़ा, हमारे इंपोर्ट पे इतना असर पड़ा, फिर उसमें करेंसी को हम लोग अकाउंट फॉर करेंगे, उसके बाद हमको पता चलेगा कि ये क्या हुआ है। तो पहली स्लाइड बहुत ध्यान से आप देखिएगा, सुनिएगा। फिर हमने दूसरा बनाया कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये वॉर यहां रुकेगा, तो मैं आपको वार्न कर रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, सजग कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि ये वॉर यहां नहीं रुकेगा। जो छेड़ा गया है ना, अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। इसका बहुत ही नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, बहुत ही जो एकदम स्वाभाविक तौर पे लगता है कि इसके बाद क्या होने वाला है, वो फेज 2 होगा टैरिफ वॉर का, और वो करेंसी वॉर के रूप में आपको सामने भी देखने को मिल सकता है। मुझे बहुत डर है, हमने अपने इससे पहले के वीडियो में हल्की सी इस बात की चर्चा जरूर की थी कि मुझे डर है कि एक करेंसी वॉर छिड़ सकता है पूरी दुनिया के देशों के बीच में, और इस पूरे टैरिफ वॉर की लड़ाई के पीछे एक वो कारण भी है। अब करेंसी वॉर कैसे छिड़ेगा इसको समझिए आप। यूएस और चाइना के बीच में दरअसल ये मेन लड़ाई चल रही है। ठीक है, वो बहुत लंबा वीडियो हो जाए इसलिए कारणों पे नहीं जाते कि टेक्नोलॉजी की वर्चस्व चाहिए, हेजेमनी चाहिए, लेकिन असली लड़ाई उनके बीच में हो रही है। चीन बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड कंट्री है, उसके उसकी करेंसी बहुत मैनिपुलेट होती है, बहुत ज्यादा वो अपनी करेंसी को रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं। तो ये असंभव नहीं है कि चीन अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दे। ये मैं आपको अंडरलाइन करके कह रहा हूं। टैरिफ वॉर के इंपैक्ट को न्यूट्रलाइज करने का एक टूल वो भी है। अमेरिका भी अपने डॉलर को डिवैल्यू कर सकता है, तरीका कोई भी खोज सकते हैं आप, लेकिन वो संभव है कि करेंसी के रूप में जो डॉलर इतना स्ट्रांग है उसको थोड़ा वीक करेंगे वो। चाइना अपनी करेंसी को वीक करेगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और अमेरिका के पक्ष में तो ये भी जाता है कि अगर उसकी करेंसी डिवैल्यू होगी थोड़ी सी,
कमजोर होगी। तरीका क्या होगा मुझे नहीं पता, डायरेक्टली इंटरवेन करेंगे या रेट कट कम करके भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत आएगा, डॉलर का वीकेंड होना जरूरी है। तो इसलिए चूंकि ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि हमको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो पैसा आएगा तब जब आप आने के लिए रास्ते इजी करोगे। तो मेरा डर है ये, आई डोंट नो कि अभी कल हो जाएगा परसों होगा, लेकिन ऐसा मुझे पूरा लगता है कि नेक्स्ट इसका स्वाभाविक जो इसकी परिणति है वो करेंसी वार में कन्वर्ट होने की संभावना मुझे पूरी लग रही है, और ये शुरुआत चीन और अमेरिका की तरफ से हो सकती है। तीसरा पॉइंट लिखा हमने, सप्लाई चेन में बहुत डिसरप्शन होगा। ये फेज 2 की बात बता रहा हूं मैं आपको। अब वॉर शुरू हो गया है, टैरिफ लग गए हैं, अब इसके बाद सप्लाई चेन डिसरप्ट होना शुरू होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों में इतने ज्यादा टैरिफ हो जाएंगे कि कोई लेगा, कोई नहीं लेगा, कोई रोक देगा, कम लेगा, पता नहीं क्या होगा। तो एक सप्लाई डिसरप्शन देखने को मिलेगा ग्लोबली, तो इसलिए इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। तो करेंसी वॉर और सप्लाई चेन दो मेन पॉइंट हैं, और खिलाड़ी वही दो पुराने दिग्गज अमेरिका और चीन होंगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसका जिक्र मैं आपसे पहले भी एक बार कर चुका हूं। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका अमेरिका पर पहले क्या असर होगा, भारत का असर क्या होगा, और आपको क्या करना है ये हम बताएंगे। ये पॉइंट आप जाइए मत कहिए, अभी आप आखिरी में आपको ये पता लगेगा कि आपको क्या करना है निवेश के तौर पे, और सबसे पहले भारत पे भी क्या असर होगा। लेकिन उससे पहले अमेरिका पे असर देखते हैं कि इन्होंने जो वॉर शुरू किया है उसका असर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो एक डर जताया जा रहा है कि अमेरिका में मंदी आ सकती है, रिसेशन आ सकता है। जेपी मॉर्गन ने कह दिया रिसेशन आ सकता है। जेपी मॉर्गन दुनिया का सबसे बड़ा बैंक, अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक, उसने कहा कि हमें लगता है रिसेशन आता है। जेमी डायमंड बोलते रहते हैं, कई बार उस तरह के आते हैं। मेरी समझ ये कहती है कि अमेरिका में रिसेशन आने की संभावना एकदम कम या नहीं है। मैं बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं, उसको भी प्रूव भी करता हूं। मुझे नहीं लगता कि वहां पे अमेरिका में मंदी आएगी। तो ये भूल जाइए, ये भी एक नैरेटिव बहुत चला रहे हैं लोग कि अमेरिका में मंदी आएगी तो भारत में पैसा आएगा। मुझे तो कोई संभावना ही नहीं लगती अमेरिका में मंदी आने की। क्यों नहीं आएगी आप उसको समझिए। कम से कम 3 क्वार्टर अमेरिका की ग्रोथ रेट 0 होनी चाहिए, तब माना जाएगा कि वो रिसेशन में चली गई कंट्री। लेकिन उन्होंने एक बहुत स्मार्ट काम किया है कि अमेरिका ने 2025 में अपनी जीडीपी का एस्टिमेट घटा दिया, 2.1 से घटाकर 1.7% कर दिया है। उनको मालूम है कि टैरिफ वॉर जो हमने शुरू किया है इसका इंपैक्ट आएगा हमारी इकोनॉमी में, तो उन्होंने पहले ही अपनी उम्मीदों को नीचे कर लिया, थोड़ा अपने अरमान ठंडे कर लिए हैं, टारगेट नीचे कर दिया है। तो उनको समझ है। लेकिन 3 क्वार्टर लगातार 0 हो जाएगी क्रेडिट ग्रोथ, मैं इसको बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इसलिए मुझे लगता है कि रिसेशन की बात तो करना मतलब कोई कोई सेंस नहीं बनता कि यूएस में मंदी जैसी कोई बात होने की संभावना है। तीसरा देखिए, उनके अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस समय चल रहा है 4.2। हमें लगता है कि साल अंत तक ये 4.5 4.6 के आसपास रहेगी, जो वो चाहते हैं। पावेल साहब की यही कोशिश थी, वहां के सेंट्रल बैंक के चेयरमैन की, कि अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा बढ़े, जॉब मार्केट थोड़ा ठंडा हो। तो अभी 4.2 है, 4.5 4.6 के आसपास ये साल रहेगा, तो वो भी उनके लिए कंफर्ट जोन में आता है। चौथा पॉइंट है कि इन्फ्लेशन, हाँ इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ेगा अमेरिका में, क्योंकि टैरिफ आपने लगाया है तो चीजें वहां की महंगी होंगी, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रीज चाइना में है अमेरिका की, बहुत सारी फैक्ट्रीज वियतनाम में है, वियतनाम से उनकी कुछ बातचीत हो रही है। तो यहां से जो फिर जाएगा सामान तो उस पर टैरिफ लगेगा, तो थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ सकता है। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए उनके पास बहुत सारे टूल हैं, बहुत सारे टूल हैं। आप यकीन मानिए, अमेरिका को बहुत हल्के मत लीजिए, उनके पास बहुत सारे टूल हैं। पहला टूल तो ये है कि वो एनर्जी प्राइसेस जो अमेरिका के निवेशकों को या वहां के रिटेल निवेशकों को बहुत परेशान करती है, वहां के आम आदमी को बहुत परेशान करती है एनर्जी प्राइसेस। आप देखिए क्रूड कहां पहुंच गया है, $65 पे। तो एनर्जी प्राइसेस में क्रैश है, क्रैक नहीं है, क्रैश है। और एक अनुमान मेरा ये कहता है कि इस दौर में शॉर्ट टर्म में भी क्रूड के आगे बातचीत करें डिटेल में और गिरावट आ सकती है। तो एनर्जी प्राइसेस ऑलरेडी नीचे हैं, तो जो महंगाई का असर है थोड़ा कम होगा। लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, बूस्टअप करने के लिए वो रेट कट करवाएंगे। आप देखिएगा, मिस्टर पावेल को रेट कट करना पड़ेगा, तो सिस्टम में और पैसे झोंकने की तैयारी है।
साथ ही जो इतनी टैरिफ लगा रहे हैं उसकी वजह से भी उनके बैलेंस शीट में अच्छा खासा पैसा आएगा। बहुत सारी स्टोरीज आप सुन रहे होंगे कि उनके उनको हर साल 2-2.5 ट्रिलियन तो खाली अपने डेट सर्विसिंग के लिए इंटरेस्ट देना है, कहां से देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई उनके पास बहुत सारे टूल हैं, बहुत स्ट्रांग कंट्री है, दुनिया के 70% देशों का रिजर्व आज भी डॉलर में है, ये नहीं भूलना चाहिए। और उनकी जो नेट एसेट है उनकी इकोनॉमी के 3x है, तो इसलिए उनको कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो वॉर ट्रंप ने छेड़ा है, आप देखिएगा वो प्रेशर बना के, दबाव बना के रेट को 2% तक लेके आएंगे यूएस में। ये वो देख लीजिएगा आप, वो उसको इसलिए लेके आएंगे क्योंकि प्री कोविड, अगर आप याद करिए, रेट जीरो के आसपास थे, फिर थोड़े बहुत कम हुए, फिर बढ़े घटे। आप 2022 तक में भी आप जाएंगे ना, 1.7 के आसपास इंटरेस्ट रेट था, जिसको बाद में लगातार बढ़ा बढ़ा के पवेल साहब ऊपर लाए थे। तो वो उस लेवल तक ले जाने की कोशिश होगी, अगर वहां तक नहीं तो 2.25 के आसपास ब्याज दरें जाएंगी। तो दूसरा उनके पास एक बड़ा टूल है, ये अमेरिका पर टैरिफ का असर होगा। अब तीसरी बात में क्रूड की जो चर्चा कर रहा था, आइए क्रूड को समझ लेते हैं। क्रूड में क्या हुआ है? क्रूड में एक बड़ा क्रैश हुआ है, बहुत जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, एकदम से वहां पे 5-5, 6-6% लगातार क्रूड गिरा और क्रूड के प्राइसेस नीचे आ गए। अभी भी मुझे ऐसा लगता है, स्टडी से पता चलता है, तमाम ओपेक के स्टेटमेंट पढ़िए, तो शायद क्रूड के दाम और गिर सकते हैं। और मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि एक समय क्रूड के प्राइस $50-55 तक आ जाए। $55 तो मुझे बिल्कुल दिखता है कि शायद ये आएगा ही आएगा, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि ओपेक ने खासतौर पे सऊदी अरब, जो उसका सबसे बड़ा पार्टनर है, उसने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा है। ये बहुत अनयूजुअल मूव है। क्यों बढ़ाने के लिए कहा है, आप लोगों को ये समझना चाहिए। देखिए, ड्रिल बेबी ड्रिल का एक नारा ट्रम्प साहब ने अपने इनॉग्रेशन के दिन दिया था। इसका क्या मतलब हुआ कि अमेरिका और ज्यादा अपने यहां तेल निकालेगा, तेल में इन्वेस्टमेंट करेगा, शेल गैस, शेल ऑयल पे और ज्यादा फोकस करेगा। इसलिए एनर्जी की जो एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है वो अमेरिका अपने लिए सुनिश्चित करेगा। अब ओपेक को ये इस बात का डर है कि अगर बहुत सप्लाई बढ़ेगी और यूएस की तरफ से आएगी तो हमारा तेल कौन लेगा, तो उन्होंने अपनी सप्लाई बढ़ा दी पहले से। अब क्यों बढ़ा दी अपने, से क्या हुआ? क्योंकि यूएस में जो शेल ऑयल या शेल गैस निकालने का खर्चा है वो $71-72 बैठता था, क्योंकि वो बंद हो गया था बीच में। और किसी भी ऑयल फील्ड को या गैस फील्ड को अगर आप बंद कर देते हो तो दोबारा से उसको रिवाइव करने में बहुत पैसा और समय लगता है। तो ऑलरेडी उनकी कॉस्ट को एस्केलेट करने के लिए ये कदम ओपेक की तरफ से उठाया जा रहा है। इसीलिए ऑयल के प्राइसेस एकदम से क्रैश हुए हैं, धीरे धीरे नहीं गिरे, क्रैश हुए हैं। अब कान चाहे सर घुमा के पकड़ लो या सीधे पकड़ लो, एंड ऑफ द डे अमेरिका इसको दोनों फायदा ले रहा। अच्छा ठीक है, आपने खुद ही गिरा दिए तो हमें बहुत ज्यादा ड्रिल नहीं करना पड़ेगा, आप ऊपर करोगे तो हम ड्रिल करेंगे। तो अभी देखिए कैसे ट्रिक से उन्होंने फंसा रखा है सबको। हमें लगता है कि ओपेक बहुत स्मार्ट है, चीन बहुत स्मार्ट है, या हम बहुत स्मार्ट है। दरअसल ऐसा नहीं, आप उनके ट्रैप में फंसे हुए। उसका हर स्टेप, यूएस का हर स्टेप आपको एक तरीके से अपने ट्रैप में ले रहा है। अब ओपेक ने कम कर दिया तो उनका काम आसान हो गया। अभी एक बार मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में $50-55 तक क्रूड जा सकता है। लेकिन मैंने कहा ना कि वो एक शॉर्ट टर्म के लिए इसलिए होगा क्योंकि सऊदी अरब की जो इकोनॉमी है उसमें करीब $26 बिलियन का डिफिसिट है। और जिस तरह से वो अपनी इकोनॉमी को अब पुश कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहे हैं, ऑयल की डिपेंडेंसी खत्म करके दूसरी जगह निवेश कर रहे हैं, उसके लिए उनको बहुत पैसे चाहिए। वो पैसे कहां से आएंगे? तेल से आएंगे, तेल की उनकी इकोनॉमी है। तो $50-55 को रखना सऊदी अरब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए शॉर्ट टर्म की जो लड़ाई चल रही है इसमें 50-55 एक बार जाएगा, लेकिन क्रूड वहां से बहुत तेजी से बाउंस मारेगा, क्योंकि 71-72 से के नीचे प्राइस पे सऊदी अरब को भी फायदा नहीं है। इनफैक्ट सऊदी अरब जिस रफ्तार से अपने देश को ग्रो कराना चाहता है, उसको जितने $250 बिलियन हर साल चाहिए, उसके लिए क्रूड का भाव दरअसल $91 होना चाहिए। अब 91 तो जाने वाला रहा, तो ये नीचे आएगा। लेकिन 70-72 इसका एक नेचुरल प्राइस होना चाहिए जो फिर पलट के आएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक बार 50-55 जाएगा। तो ये क्रूड की कहानी है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। फिर इसके बाद अब चलिए नेक्स्ट प्लेट में चलते हैं कि इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा।
जो हमने कहा था ना भारत पर, और उसके बाद फिर हमारे ऊपर क्या असर होगा, हमें क्या करना है। देखिए भारत में जो ये पूरा टैरिफ लगा है, इससे हमारे जो फॉरेन ट्रेड है इस पे बहुत सीवियर इम्पैक्ट आएगा। कोई कुछ भी कहे लेकिन आएगा। बहुत सारी कंपनियों को, सैकड़ों कंपनीज को, छोटी-छोटी कंपनीज को, बड़ी कंपनीज का एक्सपोज़र है। आप इंपोर्ट करके लाते हैं, फिर एक्सपोर्ट करते हैं या डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें इसका असर देखने को मिलेगा। इसीलिए में लिखा है कि फॉरेन ट्रेड विल बी अफेक्टेड। हमारा विदेश व्यापार इससे प्रभावित होगा और हम बहुत होप लगा के बैठे थे कि 400-500 बिलियन डॉलर का हम करेंगे, लेकिन अब उसमें लगता है थोड़ी-सी दिक्कत आएगी। दूसरा है कि हमारे देश में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा। अगर टैरिफ लगे हैं तो इसका असर हमारे ऊपर भी महंगाई के तौर पे आपको महसूस होगा। ऑलरेडी हमारी महंगाई इन्फ्लेटेड है, ऊपर है। अब नंबर्स भले ही 4-4.5% आपको दिखा दिए जाए, लेकिन घर से बाहर निकलते ही आपको दिखती नहीं महंगाई, महसूस होती है। आप घर से निकलिए, आपको फील हो जाएगी कि इन्फ्लेशन है, और ये टैरिफ वॉर की वजह से थोड़ी-सी और महसूस होगी। इसलिए मुझे लगता है कि भारत में रेट कट एक चैलेंज होगा। अब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि आरबीआई इस सिचुएशन में क्या मूव लेगा। हो सकता है वो कट करें, ना करें, लेकिन इकोनॉमिक्स ये कहती है कि रेट कट अगर वो करेंगे तो और ज्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर हमारे देश में बढ़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि शायद आरबीआई के लिए बहुत चैलेंज होगा। लेट्स सी, अगले हफ्ते ही होना है, तो पता चलेगा हमें कि किस तरीके से वो मूव करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग है, कर भी देंगे तो फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा। हाँ, एक बहुत पॉजिटिव हमारे लिए होगा कि कच्चे तेल के दाम गिरे हैं, बुरी तरीके से गिरे हैं, ये हमारे लिए वरदान है। क्योंकि हमको चाहिए सस्ता तेल, और अगर 60-65 डॉलर पे भी हम खरीद रहे हैं तो बहुत फायदा हो रहा है। हर डॉलर पे हमें फायदा होता है। ओएमसीज को बड़ा फायदा होता है, क्योंकि हम अपनी जरूरत का 70-80% ऑयल इंपोर्ट करके लाते हैं, तो वो हमको एक रिलीफ जरूर मिलेगी। लेकिन वो कितने दिन तक मिलेगी, कितने महीनों तक मिलेगी, इस पे क्वेश्चन मार्क है। मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक ये प्राइसेस इतने नीचे रहेंगे। एक बार जैसा मैं कह रहा हूँ 50-55 तक जाएंगे, लेकिन पलट के आएंगे, तो क्रूड का हमें नो डाउट बड़ा फायदा हमें होगा। फिर जो फिफ्थ पॉइंट है, अर्निंग्स फॉर द कंपनीज विल बी अफेक्टेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका हमने पहली स्लाइड में भी जिक्र किया था कि कंपनियों के ऊपर, इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर, जो आप जिस पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा, ये हर कंपनी में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। कंपनियों ने भी अभी तक असेस नहीं किया होगा, क्योंकि अभी तो हुआ है। अब मान लीजिए एक कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, उसमें 10 सामान लगते हैं इनपुट के तौर पे, तो कौन सा सामान हम कहां से लाते हैं, कौन सी सामान हम कहां बेचते हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा इसका अभी असर्टेन करना मुश्किल है। जैसे हमने कहा था कि हर कंपनी की अर्निंग्स पे क्या इंपैक्ट आएगा, आएगा जरूर, ये कब आएगा थोड़ा हमें लेटर ऑन पता चलेगा। तो नेट नेट ये है कि हमारे देश के ऊपर इसका असर जरूर पड़ेगा। अभी सरकार का हमें पूरा रुख पता नहीं कि वो लोग इसको कैसे डील कर रहे हैं, कोई बातचीत बढ़ रही क्या, कोई उसमें एक मांडवाली हो सकती है क्या, कोई बीच का रास्ता निकल सकता है क्या। क्योंकि ये बात तो आप भी मानिए, हम लोग पढ़ भी रहे हैं कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है अमेरिका की, कि अब बहुत दिन तक इम्बैलेंस नहीं चल सकता है, क्योंकि वो अमेरिका, ट्रम्प साहब अपने हिसाब से अपने देश को चलाना चाहते हैं। और अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचें, आप एक मतलब थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप सिर्फ इकोनॉमिक्स को समझें, तो किसी देश को आप ये थोड़ी कह सकते हो कि नहीं नहीं, आप टैरिफ नीचे रखिए क्योंकि हमको नुकसान हो रहा। हर देश अपने बारे में सोचता है। और मैं ये हमेशा कहता हूँ, अपने डिबेट्स में कहता था कि दुनिया के सारे युद्ध इकोनॉमिक होते हैं, कोई पॉलिटिकल वॉर नहीं होता, इकोनॉमिक वॉर होते हैं। रीजन उसके पीछे ही होता है। तो इस बार जो वॉर हो रहा है वो इकोनॉमिक ही हो रहा है, और हर देश अपना भला चाहता है। अगर हम चाहते हैं कि हमको एकदम फ्री जीरो ड्यूटी पे चीजें मिले, तो सामने वाला क्यों देगा, उसका क्या फायदा। तो थोड़ा प्रैक्टिकली अगर आप सोचें, इमोशन हटा के सोचें, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो अमेरिका कर रहा है वो अपने हित के लिए कर रहा है। हम जो चाहते हैं हम अपने हित के लिए चाहते हैं, चीन अपने हित के लिए कर रहा है। अब इसमें जो ताकतवर है, जिसकी माइट ज्यादा है इकोनॉमी की, वो जीतेगा भैया, वो कर पाएगा। अब इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो इसलिए असर पड़ेगा, कितना पड़ेगा पता नहीं है। हमारे लिए एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि क्रूड के दाम काफी नीचे आ गए हैं। आखिरी वाला सबसे इंपॉर्टेंट, आपको व्हाट टू डू। अब इसको एक्सप्लेन करूं इससे पहले आपको एक जरूरी सूचना दे दूं कि भाई, अगर आप यहां तक हमारे साथ इस सफर में आ गए देखते हुए, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। आपके इस चीज से हमें समर्थन मिलता है, हमें अच्छा लगता है कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमें पता लगता है कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं और हमसे
हम आपकी कुछ मदद कर पा रहे हैं। तो अब चलिए बताते फटाफट व्हाट टू डू। पहला पॉइंट है भाई, बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत कॉशियस रहिएगा। जैसा आपने पिछली बार हमारी बात मानी और अपने पैसे बचाए। 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2025 तक हमने आपको कहा था कि प्लीज इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, और आपने माना। इसके लिए बहुत शुक्रिया, और आपका अच्छा हुआ कि आपका पैसा नहीं लगा, वरना नुकसान हो गया होता। बच गया ना पैसा। तो बहुत ध्यान रखना है। अब आपका असली सवाल कि अभी और क्या करना है, तो भाई मेरे हिसाब से अभी आपको जून क्वार्टर की, यानी अप्रैल में जून के नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। यानी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको 30 जून 2025 तक किसी बड़े निवेश से बचना है। वो जो 31 मार्च वाली डेट थी उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है 30 जून तक। क्यों कर दिया, इसका रीजन बता देता हूं। 2 अप्रैल को टैरिफ लगा है, और अभी पता नहीं आगे क्या होगा, किस तरह रिटेलिएशन होगा, हमारी पोजीशन क्या होगी। तो इसका पूरा इंपैक्ट इस क्वार्टर में हमें देखने को मिलेगा इंडिविजुअल कंपनीज पे, कंट्री एज होल पे। तो जो रिजल्ट आएंगे जुलाई में Q1 के, उस पर हमको पता चलेगा कि दरअसल रियलिटी क्या है, सिचुएशन क्या है। आईटी को कितनी मार पड़ रही है, फार्मा में अभी आने वाले हैं उसको कितनी मार पड़ेगी, टेक्सटाइल का क्या होगा, ऑटोमोबाइल में क्या होगा। इन सब का असर नेक्स्ट 3 मंथ्स में बैलेंस शीट पे दिखना शुरू हो जाएगा। कंपनियां जब अपने रिजल्ट Q1 के देंगी तो इस चीज को उसमें शामिल करेंगी। तो इसलिए अब 31 मार्च 2025 की डेट बढ़ के हो गई है 30 जून 2025। और उसके पीछे कारण ये है कि नतीजे एक बार देख लीजिए। लेकिन तीसरा पॉइंट मैं कह रहा हूं, कीप योर स्टॉक्स लिस्ट रेडी। इसलिए मैं कह रहा हूं ये कि ऐसा मुझे लग रहा है जिस तरीके से डाउ में क्रैक आया है, एसएनपी बुरी तरीके से गिरा है, भारतीय बाजारों में तबाही मच रही है, तो आपके पसंदीदा स्टॉक में एंट्री करने का मौका आपको पहले भी मिल सकता है। ये बात हमने पिछली वाले भी कही थी। 31 मार्च मेरी एक ब्रॉडर डेट थी, लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आप निवेशक हैं, 3, 5, 8, 10 साल का आप व्यू बना के चलते हैं, तो आपको अपनी लिस्ट रेडी रखनी चाहिए कि XYZ नाम का स्टॉक मुझे बहुत पसंद है, इस पर मैं निवेश करना चाहता हूं, लेकिन अभी महंगा दिख रहा है। तो अगर इसी किसी झोंके में वो आपको नीचे मिल जाए काफी, किसी दिन मान लीजिए बहुत गिरावट आ गई और आपको नीचे दिख रहा है, तो आप उसको ले सकते हैं। लेकिन शर्त वही है, कम से कम 3 से 5 साल आपको रुकना पड़ेगा। निवेश कर रहे हैं आप, ट्रेडर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो लोग अलग तरीके से करते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए सोच रहे हैं तो लिस्ट रेडी रखिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां से लेकर 30 जून के बीच में आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप निवेश कर दीजिएगा। अदरवाइज जो ब्रॉडली करना है आपको, उसके लिए आपको इंतजार करना है 30 जून 2025 तक, आपको अभी इंतजार करना है। अब आप कहेंगे 30 जून के बाद क्या होगा, तो भैया रिजल्ट देखेंगे, इस बीच की घटनाएं देखेंगे। अगर माहौल सही रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग एक बार रिव्यू करेंगे। हमारा तो काम यही है कि हम आपको नई नई चीजों से बताएं। तो अब देखिए 31 मार्च तक तो भैया कुछ नहीं हुआ, मुझे 30 जून तक भी कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा, बल्कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल नीचे ऊपर चलता रहेगा, और मार्केट में अभी भी मुझे लगता है कि बड़ा करेक्शन आ सकता है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से वो आपको कंफर्ट देगा। तो आपको इस तारीख तक इंतजार करना है। तो ये हमारी आखिरी प्लेट थी जिसमें हमने आपसे कहा था कि आपको क्या करना है। तो भैया फिर से एक बार आपके सामने रिपीट कर देता हूं कि जो भी आपसे ये कह रहा है कि टैरिफ की खबर डिस्काउंट हो गई है, जो होना था हो गया है, बाजार को सब पता है, मत सुनिएगा, कान बंद कर लीजिएगा अपने। क्योंकि दरअसल किसी को नहीं पता अभी, मुझे भी नहीं पता कि यार कौन सी कंपनी पे किस तरीके का इंपैक्ट होगा, क्योंकि घटना अभी हुई है सिर्फ। और आप देखिए यूएस का मार्केट कितना, 2 250 पॉइंट गिर गया डाउ जोन्स। अपना मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा पता नहीं। आने वाले दिनों में जब फार्मा में लगाएंगे ड्यूटी, वो और चीजों में लगाएंगे, तो कैसे रिएक्ट करेगा पता नहीं है। तो इसलिए फालतू के नैरेटिव से बचिए, 30 जून तक इंतजार करिए, पूरे टैरिफ वॉर को थोड़ा सा सेटल होने दीजिए, कंट्रीज के रिएक्शन आ जाने दीजिए, उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी बनाइएगा। लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट के लिए जो पसंदीदा स्टॉक है उनकी लिस्ट हाथ में रखिए, रेडी रखिए, जब मौका मिले लपक लीजिए। अगर किसी दिन मान लीजिए बहुत ज्यादा वैल्यूएशन वाइज मार्केट कंफर्ट में आ जाता है, तो मैं आपको बता दूंगा कि भैया अब आप अपनी अपनी पसंदीदा स्टॉक उठा लीजिए। तो ये आपको करना है जो मैंने आपसे कहा था कि
31 मार्च वाली डेडलाइन निकल गई है, नया वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैंने आज आपके लिए ये बनाया। होपफुली आपको इससे मदद मिलेगी, और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर पाया तो मेरा ये प्रयास मैं सफल मानूंगा। एक बार फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर अच्छा लगा वीडियो, मेरी जानकारी आपको समझ में आई, अच्छी लगी, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और अपने सुझाव भी दीजिए, कमेंट भी दीजिए, मेरी आलोचना करिए, जो मर्जी उसको लिखिए, मैं बहुत उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करता हूँ, और फिर हम लोग नया वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।